तो बचपन और जिम्मेदारी, इन दोनों के बीच की जो खींचतान होती है उसकी बात ही कुछ और है ना। आज हम एक ऐसी ही अमर कहानी की परतों को खोलेंगे, प्रेमचंद की बड़े भाई साहब, और जानेंगे उस महान कहानीकार के बारे में जिसने इस द्वंद्व को अपनी कलम से जिंदा कर दिया। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि किसी के लिए एक आदर्श बनना है, एक रोल मॉडल? ये एक ऐसा सवाल है, एक ऐसा दबाव है जो हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में कभी न कभी महसूस करते ही हैं। और पता है, यही सवाल बड़े भाई साहब कहानी और हमारी आज के इस पूरे बातचीत का बिल्कुल सेंटर पॉइंट है। तो चलिए फिर सीधे कहानी के दिल में उतरते हैं, मिलते हैं इसके दो सबसे अहम किरदारों से। एक तरफ है बड़े भाई साहब, मतलब ड्यूटी और जिम्मेदारी की जीती जागती मिसाल, और दूसरी तरफ है उनका छोटा भाई जो एकदम आजाद, बेफिक्र बचपन का प्रतीक है। आप जरा इस पर नजर डालिए, ये बहुत दिलचस्प है। दोनों भाइयों में उम्र का फासला तो है पूरे 5 साल का, लेकिन पढ़ाई में सिर्फ 3 क्लास का। बड़े भाई हैं 14 साल के, 9वीं क्लास में, और छोटा भाई 9 साल का, 5वीं में। देखिए, एक तरफ बड़ा भाई जो एकदम पढ़ाकू, सीरियस, और दूसरी तरफ छोटा, बिल्कुल चंचल, मस्त मौला। एक का लक्ष्य है अपनी तालीम की बुनियाद को मजबूत करना, और दूसरे का पतंग उड़ाना और बस खेलना। दोनों की दुनियाएं ना एकदम अलग थी। छोटा भाई जिसे बाहर की खुली हवा, मैदान, खेलना कूदना पसंद था, और बड़े भाई साहब, वो हमेशा किताबों में डूबे रहते थे। लेकिन हाँ, उनके अंदर भी एक छोटा सा कलाकार छिपा था। जब भी दिमाग को थोड़ा आराम देना होता तो अपनी कॉपी के किनारों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बना लिया करते थे। सोचिए जरा, छोटे भाई की जिंदगी, कागज की तितलियां उड़ाना, चारदीवारी पर चढ़कर नीचे कूद जाना, फाटक पर सवार होकर उसे मोटर कार समझकर चलाना, मतलब हर पल रोमांच से भरा हुआ। लेकिन जैसे ही खेल खत्म होता और कमरे में वापस लौटने का ख्याल आता, बस वही सबसे डरावना लगता था। तो भाई, इस खेलकूद और आज़ादी का एक नतीजा तो होना ही था। और वो नतीजा क्या था? बड़े भाई साहब का गुस्सा, उनका रौद्र रूप, और उनके वो लंबे लंबे उपदेश। लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये डांट सिर्फ गुस्सा नहीं थी। नहीं, ये उनके ऊपर जो कर्तव्य का भारी बोझ था ना, अपनी जिम्मेदारी की जो गहरी भावना थी, ये डांट वहां से निकलती थी। उनका सामना होते ही पहला सवाल हमेशा एक ही होता था, कहाँ थे? और बस इसके बाद शुरू होता था एक लंबा चौड़ा लेक्चर। उनका साफ मानना था कि भाई, अंग्रेजी पढ़ना कोई मजाक नहीं है, कोई हंसी खेल नहीं है। इसके लिए तो दिन रात आंखें फोड़नी पड़ती हैं। और बड़े भाई के जो तर्क होते थे वो एकदम सीधे और चुभने वाले होते थे। वो अपनी ही मिसाल देते थे। कहते थे, देखो, मैं दिन रात कैसे मेहनत करता हूँ ये तो तुम खुद अपनी आंखों से देखते हो। मैं कभी कोई मेला देखने नहीं जाता, कोई क्रिकेट मैच नहीं देखता, और इतनी मेहनत के बाद भी सोचो, मैं एक ही क्लास में 2-2, 3-3 साल लगा देता हूँ। तो फिर कोई ये कैसे सोच सकता है कि सिर्फ खेल कूद में वक्त बर्बाद करके पास हो जाएगा? अब इतनी जबरदस्त डांट के बाद क्या होता? छोटा भाई बेचारा आंसू बहाने लगता, और इसी गिल्ट में, इसी अपराध बोध में वो बनाता था एक जबरदस्त टाइम टेबल। ऐसा वैसा नहीं, सुबह 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक का पैक शेड्यूल। सुबह 6 से 8 अंग्रेजी, फिर 8 से 9 हिसाब, फिर इतिहास। और मजे की बात ये कि खेल कूद का तो उसमें नामो निशान तक नहीं होता था। लेकिन टाइम टेबल बना लेना तो एक बात है, उस पर चल पाना वो बिल्कुल दूसरी। और होता क्या था? पहले ही दिन से उस टाइम टेबल की अवहेलना शुरू। मैदान की वो हरी हरी घास, हवा के वो हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की वो उछल कूद, ये सारी चीजें किसी भी टाइम टेबल से कहीं ज्यादा मजबूत थीं और उसे अपनी ओर खींच ही लेती थीं। तो ये जो कहानी है, जो बचपन की मासूमियत और जिम्मेदारियों के बीच के इस तनाव को इतनी इतनी खूबसूरती से हमारे सामने रखती है, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये तो हिंदी साहित्य के एक बहुत बड़े, एक दिग्गज नाम की कलम का जादू है। तो चलिए, अब वक्त आ गया है पर्दा उठाने का। मिलते हैं उस महान शख्सियत से जिन्होंने इस कहानी में जान फूंक दी और इसके किरदारों को हमेशा के लिए अमर कर दिया। जी हाँ, इनका नाम है मुंशी प्रेमचंद, वो कथाकार जिन्हें साहित्य जगत ने कथा सम्राट का खिताब दिया। 1880 में जन्मे और 1936 में इस दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन अपनी कहानियों के जरिए वो आज भी और हमेशा हमारे बीच जिंदा हैं। लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि प्रेमचंद सिर्फ एक लेखक नहीं थे, वो अपने आप में एक पूरी क्रांति थे, एक रेवोल्यूशन।
उन्होंने हिंदी कहानियों के लिखने का पूरा नक्शा ही बदल दिया। उन्होंने साहित्य को राजा महाराजाओं के महलों से निकालकर आम आदमी के आंगन में लाकर खड़ा कर दिया। तो आखिर कौन थे ये प्रेमचंद? क्यों उन्हें आम आदमी की आवाज कहा जाता है? और ऐसा क्या है उनकी कहानियों में कि वो आज भी, इतने सालों बाद भी, उतनी ही सच्ची, उतनी ही रिलेटेबल लगती हैं? चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो देखिए, उनका असली नाम था धनपत राय और जन्म हुआ था 1880 में बनारस के पास एक छोटे से गांव लम्ही में। उन्होंने लिखना शुरू किया उर्दू में, नवाब राय के नाम से। लेकिन उनकी एक किताब थी सोजे वतन, जिसे अंग्रेज सरकार ने देशद्रोह का आरोप लगाकर जब्त कर लिया। बस इसी घटना के बाद उन्होंने प्रेमचंद नाम अपनाया और हिंदी में लिखना शुरू किया। और फिर जो हुआ वो इतिहास है। वो एक लेजेंड बन गए। उन्होंने स्कूल में पढ़ाया, पत्रिकाओं का संपादन किया और कुछ वक्त के लिए मुंबई के फिल्म वर्ल्ड में भी काम किया। और 1936 में वो अपने पीछे एक बहुत बड़ी साहित्यिक विरासत छोड़कर चले गए। उनकी लिखने की कला में जो महारत थी, जो जादू था, उसी की वजह से उन्हें उनके जीते जी एक उपाधि दी गई, कथा सम्राट, यानी कहानियों का सम्राट। और ये सिर्फ एक टाइटल नहीं था, ये उस साहित्यिक क्रांति का सम्मान था जो वो लेकर आए थे। तो क्या थी प्रेमचंद की सबसे बड़ी क्रांति? उन्होंने साहित्य का पूरा फोकस ही बदल दिया। सोचिए, उनसे पहले कहानियां ज्यादातर किसके बारे में होती थीं? राजा रानी, परियां, जादू टोना, यही सब। लेकिन प्रेमचंद ने क्या किया? उन्होंने आम इंसान को, एक किसान को, एक मजदूर को, समाज के सबसे दबे कुचले इंसान को अपनी कहानी का हीरो बनाया। उन्होंने उन लोगों को आवाज दी जिनकी आवाज साहित्य में कभी सुनी ही नहीं गई थी। और उन्होंने कितना लिखा, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। 300 से ज्यादा कहानियां, जो आज मानसरोवर नाम से 8 हिस्सों में मौजूद है। और सिर्फ कहानियां ही नहीं, गोदान, गबन, निर्मला, ऐसे कालजयी उपन्यास लिखे जो आज भारतीय साहित्य की सबसे बड़ी धरोहरों में से एक है। चलिए, तो अब प्रेमचंद जी को थोड़ा जानने के बाद वापस अपनी कहानी पर लौटते हैं, बड़े भाई साहब पर, और देखते हैं कि ये कहानी उनके विचारों और उनकी सोच से कैसे जुड़ती है। याद है बड़े भाई साहब की वो बात कि बुनियाद ही पुख्ता न हो तो मकान कैसे पायदार बने? उनका ये जो फलसफा था, ये सिर्फ पढ़ाई लिखाई के बारे में नहीं था। ये प्रेमचंद के लेखन का एक बहुत ही अहम विषय है कि असली ज्ञान क्या है, अनुभव क्या है, और इन दोनों के बीच रिश्ता क्या है। और आखिर में कहानी यही सवाल हम सबके लिए छोड़ जाती है कि सच्ची समझ कहाँ से आती है? क्या सिर्फ किताबों से, अनुशासन से, या फिर जिंदगी के मैदान में उतरकर अनुभव से, गलतियां करके सीखने से? प्रेमचंद का ये सवाल तब भी उतना ही जरूरी था और शायद आज हमारी इस दुनिया में और भी ज्यादा जरूरी हो गया है।